अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उरूज नासिर। आज की रस्म सितम में हम जिस रस्म के सिरे ढूंढेंगे, इसकी वजह एक दो अफराद या ख़ानदान मुश्किलात का सामना नहीं करते, बल्कि पूरा मुआशरा और पूरा मुल्क इसकी लपेट में आ जाता है। आज हम बात करेंगे ज़ख़ीरा अंदोज़ी की और ये सिरे ढूंढेंगे कि ये रस्म कब शुरू हुई और क्यों चंद लोग इसको अभी तक अपनाए हुए हैं और किस तरह से ये रस्म हमारे मुआशरे में तबकाती तज़ाद को बढ़ा रही है। तो आइए सिरे ढूंढते हैं। चालीस साला मजीद की सारी जिंदगी पल्लेदारी करते गुजर गई। 3 बच्चों का बाप अपने और अपने खानदान का पेट बड़ी मुश्किल से भरता है। नज़ीरा जिंदगी को बरकरार रखने की तगोदो में मजीद के साथ बराबर की शरीक है। ये लोग जिंदगी की सारी तलखियाँ उस वक्त भूल जाते हैं जब उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। मुंह में जाता हुआ हर नवाला उन्हें वो जिल्लत भी बुला देता है जो ये उसे हासिल करने के लिए हर रोज उठाते हैं। दुनिया भर में खाने पीने की अशिया की कीमतें मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं और इन्हीं अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हमेशा ही मुनाफा बख्श रही है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की ये रस्म सितम कोई नई नहीं बल्कि इंसानी तहजीब व तमद्दुन के साथ ही वजूद में आ गई थी। ये बड़ी पुरानी तारीख़ है, यानी हम मेसोपोटामिया की तहजीब के अंदर इन ताजरों के इस किरदार को देखते हैं, मिस्र की तहजीब में इस किरदार को देखते हैं और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में यह आदत तो आप ये कह लीजिए कि तकरीबन यानी 5000 साल क़ब्ल मसीह यानी उस वक्त की तहजीबें जो हैं उनके अंदर हमें जो ताजरों के बारे में जो मालूमात मिलती हैं उसमें जहाँ उनकी बेईमानी का तस्करा है वहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी का तस्करा भी हमें मिलता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसान की मार्केट में अपने मामलात को तिजारत के लिए ले जाने की तारीख़ है। इसलिए कि जब मार्केट वजूद में आई तो इंसान ने महसूस किया कि मुझे दूसरों को अपनी शय को बेचकर कीमत को ज़्यादा करके मुनाफा ज़्यादा कमाना है। इंसान के अंदर लालच शुरू से रही है और इस लालच का ये नतीजा निकला कि इंसान ने बाज़ औक़ात ये महसूस किया कि अगर ज़रूरी अशिया को वो रोक के रखेगा तो उससे कीमत बढ़ेगी और इससे उसको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो ये तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितने की मार्केट की तारीख़ पुरानी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी ये सरमायादाराना निज़ाम की पैदावार है और जितनी सरमायादाराना निज़ाम की तारीख़ है ये उतनी ही। हाँ कबीर, एक गोदाम और मिल गया है। इस साल ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। मार्केट के हालात तो यही बता रहे हैं। देखना, एक दाना भी मार्केट में नहीं मिलेगा। अगर छापे पड़े तो? पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, किसी ने कोई छापा मारा। अच्छा ऐसा करो, 50,000 टन मेरा कर लो। ज़ख़ीरा अंदोज़ी से पैदा होने वाला बिगाड़ और तबाही से बचाने के लिए तमाम इल्हामी मज़ाहिब में भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी को गलत करार दिया गया और इससे मना किया गया। दीगर इल्हामी मज़ाहिब और ख़ास तौर पर इस्लाम ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर क्या कहता है? अल्लाह ताला ने जो भी दीन नाजिल फरमाया किसी ज़माने में भी उसके 2 हिस्से रहे हैं, एक शरीयत और एक उससे पहले हिकमत, यानी वो मामलात के जो इंसान अपनी फ़ितरत में पहले से अल्लाह की तरफ से लेकर आया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी से नफ़रत ये हिकमत में शामिल है। बाइबल में जा बजा इस बात को बयान किया गया है कि वो चीज़ के जो दूसरों का हक़ है उनको वक्त पर मिलनी चाहिए और उसे अगर आज देना ज़रूरी है तो कल तक नहीं टालना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस शख्स ने किसी ज़रूरी शय को अपने पास 40 दिन तक रखा तो अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज़ होंगे और उसके लिए जन्नत में दाखिला मुश्किल होगा। जिन अक़वाम में इल्हामी मज़ाहिब नहीं थे वहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने या ना करने की बहस अखलाकियात के तहत की जाती थी और इखलाकी तौर पर भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी को नापसंद किया गया।
اور اس کے خلاف قانون سازی بھی کی گئی۔ زیادہ موڈے پیڑ کر رہے ہیں تو میں دبا دوں؟ دبوا لوں گا، روٹی لے آ تو۔ یہ کیا بیڑا غرق کیا ہوا بچوں نے رزق کا، یہ دیکھ سارا چھابا روٹی کے ٹکڑوں سے بھرا ہوا ہے۔ بچے ہی تو ہیں، تو سمجھا نا ان کو بتا کہ آٹا لینے کے لیے جاؤ نا تو وہاں پہ کتنی کھجل خرابی ہوتی ہے۔ پتہ ہے ان کو، وہی تو لین میں لگ کے لے کے آتے ہیں۔ نہ کیا کر ان کی اتنی طرفداری، تیری میت نے نا سب کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہوا۔ نہ میں کچھ نہیں کرتا، اور سارا دن ادھر منڈی میں منوں کے حساب سے بوجھ اٹھاتا ہوں۔ اور اب تو میرے یہ مونڈے اور درد سے ہر وقت پیڑ کرتی رہتے ہیں میرے۔ اچھا جا اب پانی لے کے آ میرے لیے۔ ذخیرہ اندوزی کو سمجھنے کے لیے کسی ملک کی معیشت کے بنیادی عناصر کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ پاکستانی معیشت میں آخرکار وہ کیا فیکٹرز ہیں جو کہ سرمایہ داروں کو اکساتے ہیں کہ وہ اشیاء کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دیں؟ جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ یہاں سے سمگلنگ کا ہے۔ پاکستان ایک زمانے میں زرخیز علاقہ ہوا کرتا تھا، خاص طور پہ زراعت میں، اور اس کے ارد گرد جو ممالک ہیں، مثلا افغانستان ہوا، اور پھر اس سے پرے جو ممالک ہیں وسطی ایشیا کے، ان میں خوراک کی نہایت یعنی شدید کمی ہمیشہ سے واقع رہی ہے۔ اسی طرح چین۔ پاکستان جو بریڈ باسکٹ تھا، یہاں کی گندم، گیہوں اور جو اجناس ہیں، یہ زیادہ قیمت انہیں ملتی ہے ان ممالک میں۔ یہ وتیرہ رہا ہے، یہ 1947 سے پہلے کا وتیرہ ہے کہ تمام اجناس خیبر کے ذریعے سے افغانستان جاتی ہیں، جہاں ان کی قیمت زیادہ ملتی ہے۔ بنیادی طور پہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس کی بنیاد صرف ایک مقصد پر مبنی ہے، اور وہ مقصد ہے منافع، بلکہ منافع سے بڑھ کر شرح منافع کا حصول۔ اور وہ شرح منافع کا حصول ایک طوالت اختیار کر کے، ایک عادت بن کر، ایک بیماری کی شکل اختیار کر دیتا ہے، جس میں انسان سب کچھ فراموش کر دیتا ہے اور صرف اس کا مقصد اپنے منافعوں کی شرح میں اضافہ کرنا ہے۔ ذخیرہ اندوزی بنیادی طور پہ وجہ نہیں ہے اس نظام کی، اس ذلت کی، ایک علامت ہے، ایک سمٹم ہے، جیسے دوسرے بہت سارے سمٹمز ہیں۔ اور چونکہ سرمایہ دارانہ نظام بیسیکلی ایک مارکیٹ بیسڈ اکانومی ہے، منڈی پر مبنی اکانومی ہے، اور منڈی پر مبنی اکانومی میں جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے، جو ترسیل اور اس کی پہنچ ہے، اس کا تعین سپیکولیشن پہ ہوتا ہے، کبھی وہ بڑھ جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے۔ اور اس سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے چین کے تحت لوگ جب سپلائی کئی بار کم کر کے ڈیمانڈ کو بڑھا کر اس کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں، تو اس کو ذخیرہ اندوزی کا ایک طریقہ کار کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس رسم ستم کے کچھ اور سرے ڈھونڈیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔